हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के सामने एमए सेमेस्टर 1 से एक विषय लेकर आया हूं। पेपर है आपका CC3 और CC3 का नाम है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, जिसके यूनिट 2 में एक टॉपिक है जो हमारा छूट गया था। मैं उसे आज पूरा करने की चेष्टा करूंगा। हमारा टॉपिक था कि राष्ट्र संघ की असफलता के कारण, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, है ना, मेन कॉजेस फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। मुख्य कारण क्या क्या थे जिसकी वजह से राष्ट्र संघ विफल हुआ था। तो राष्ट्र संघ के विफलता पर शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि राष्ट्र संघ था क्या, इसकी गठन कब हुई थी और इसने किस प्रकार से कार्य किया। तो बहुत संक्षिप्त में मैं इसे 3 पार्ट में बांटूंगा। सबसे पहले कि राष्ट्र संघ की उत्पत्ति, उसके बाद पश्चात राष्ट्र संघ के द्वारा उसकी असफलता के क्या कारण हुए और इसका जो अंतिम चरण होगा हम उसमें निष्कर्ष, उसके कंक्लूड पार्ट को रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं राष्ट्र संघ एवं उसकी विफलता। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब विश्व ने महाविनाश को देखा तब उनको यह एहसास हुआ कि अगर ऐसा युद्ध दोबारा होगा तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता है। तब प्रबुद्ध दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों ने मिलकर राष्ट्र संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन प्रमुख थे। उनके प्रस्ताव के पश्चात फ्रांस के पेरिस में जो वर्साई की सांधि महल है वहां एक ये संधि का आयोजन किया गया और उस संधि के पश्चात राष्ट्र संघ का विधिवत नींव रखा गया। राष्ट्र संघ, जिसे हम इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन भी कहते हैं, लीग ऑफ नेशन बनाया गया था मूलतः विश्व में शांति स्थापित रखने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र जो विजयी राष्ट्र थे, जिसमें आपका ब्रिटेन था, अमेरिका थे, फिर फ्रांस थे, इन विजयी राष्ट्रों ने क्या किया कि इसमें उन्होंने पराधीन राष्ट्रों के साथ दुर्भावना पूर्वक व्यवहार किया और उनके साथ अपमानजनक संधि की। उसकी जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो उसके प्रारंभिक वर्षों में पराजित राष्ट्रों को सदस्य तक नहीं बनाया गया और राष्ट्र संघ को शक्ति नहीं दी गई, सिर्फ उसे नाम का संगठन बनाकर रख दिया गया। इस कारण राष्ट्र संघ अपने कार्यों को करने में अक्षम था, क्योंकि ना तो उसके पास वित्तीय अधिकार थे, ना सैन्य अधिकार थे, ना ही वह एक सशक्त संगठन के रूप में कायम हो सका। इस कारण वह आगे चलकर विफल हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हम देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्र संघ की विफलता के क्या कारण थे। तो हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ विफल हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और राष्ट्र संघ विफल हो गया। तो इसकी असफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका बिंदुवार हम अध्ययन करते हैं। पहला जो इसका महत्वपूर्ण कारक था वह वर्साई की संधि के संदर्भ में हम देख सकते हैं। राष्ट्र संघ का निर्माण वर्साई संधि के समय हुआ था। इसकी अन्य संधियों के साथ भी जोड़ा गया था। ये संधियां पराजित राष्ट्रों के लिए बहुत कठोर थी। प्रारंभ में पराजित राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों का सदस्य भी नहीं बनाया गया था, अतः पराजित राष्ट्र इससे असंतुष्ट थे। वे इसको मित्र राष्ट्रों की अन्यायपूर्ण संधियों को पालन कराने वाला एक शस्त्र समझते थे। इस प्रकार पराजित राष्ट्रों की सहानुभूति राष्ट्र संघ के साथ नहीं थी। इसका जन्म अच्छे वातावरण में भी नहीं हुआ था। कठोर संधियों से संबंधित होने के कारण विद्वान ने इसे बदनाम मां की सम्मानित बेटी तक कहा है। यदि राष्ट्र संघ का जन्म अच्छे वातावरण में हुआ होता तो समस्त राष्ट्रों को इसकी सहानुभूति भी होती। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है इसकी असफलता का, वह है अमेरिका का राष्ट्र संघ से बाहर रहना। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन राष्ट्र संघ के जन्मदाता थे। यूरोप के राष्ट्र अपने स्वार्थों की पूर्ति में फंसे हुए थे। उनको विश्व शांति की चिंता तनिक भी नहीं थी। ये तो एकमात्र अपने देश के हितों की पूर्ति की चिंता में लगे हुए थे। राष्ट्रपति विल्सन का प्रधान उद्देश्य विश्व में युद्ध तथा स्थायी शांति स्थापित करना था।
अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने राष्ट्रसंघ की स्थापना कर सबसे अधिक जोर दिया था। इसी से उसके राष्ट्रसंघ का धर्म पिता भी कहा जाता है। परंतु अमेरिकी सीनेट ने वर्साय संधि को स्वीकार नहीं किया और अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका। इससे राष्ट्रसंघ नई दुनिया के सहयोग से वंचित रह गया। अमेरिका की अनुपस्थिति में राष्ट्रसंघ यूरोप के राष्ट्रों की संकुचित विचारधारा का केंद्र बन गया। अमेरिका के इसके सदस्य न बनने पर अन्य राष्ट्रों को भी इसकी सदस्यता से त्यागपत्र देने की प्रेरणा मिली। अमेरिका के सहयोग के अभाव में आर्थिक प्रतिबंधों का महत्व बहुत कम हो गया। आर्थिक प्रतिबंध के समय राष्ट्रसंघ का विरोधी देश अमेरिका से हथियार तथा अन्य आवश्यकताएं की वस्तुएं मोल ले सकता था। अमेरिका तथा इंग्लैंड ने मिलकर फ्रांस की सुरक्षा की गारंटी दी थी। अतः अमेरिका ने राष्ट्रसंघ के सदस्य न होने पर यह गारंटी समाप्त हो गई। इससे फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं ही प्रबंध करने लगा। इसका परिणामतः विश्व शांति के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। यदि अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य होता तो वह इटली, जर्मनी, रूस और जापान की आक्रमणकारी नीति को रोक सकता था। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण सार्वभौमिकता का प्रभाव देखा जा सकता है। राष्ट्रसंघ को कभी भी विश्व की महाशक्तियों का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। इसका जन्मदाता अमेरिका कभी भी इसका सदस्य नहीं बना। जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया आदि पराजित राष्ट्रों को उसका सदस्य बनने भी नहीं दिया गया। रूस साम्यवादी क्रांति के कारण तटस्थ रहा। मित्र राष्ट्र उसके घृणा की दृष्टि से देखते थे और वह राष्ट्रसंघ को पूंजीवाद का संरक्षक समझकर उसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था या उसे अपने विश्व विरुद्ध बना हुआ पश्चिम का षड्यंत्र कहते थे। 1934 में रूस को इसका सदस्य बनाया गया, परंतु 14 दिसंबर 1939 को उसने फिनलैंड पर आक्रमण करने के कारण राष्ट्रसंघ की सदस्यता से पृथक कर दिया गया। 1926 में जर्मनी को भी इसका सदस्य बना लिया गया, परंतु 1933 में उसने इसकी सदस्यता का परित्याग कर दिया। इसी वर्ष जापान ने भी राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया। 1936 में इटली ने भी इसको छोड़ दिया। इस प्रकार कभी भी राष्ट्रसंघ को सभी महाशक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। कुछ विद्वानों ने इसको इंग्लैंड तथा फ्रांस के हितों की रक्षा करने वाला संगठन कहा है। कुछ विद्वानों ने इसको विजेताओं का संघ तथा कुछ ने संतुष्ट राष्ट्रों का संगठन तक बताया। इसका चौथा जो महत्वपूर्ण विषय है वह है सदस्य राज्यों का असहयोग, जिसकी वजह से यह असफल हुआ। विश्व की सभी महाशक्तियों का कभी भी राष्ट्रसंघ का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। जो राष्ट्र इसके सदस्य हुए थे वे भी सच्चे हृदय से इसके सहयोगी नहीं हुए। राष्ट्रसंघ के संविधान में आक्रमणकारी देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई थी और सदस्य राज्यों के सहयोग के आधार पर सैनिक कार्यवाही भी की जा सकती थी, परंतु अवसर आने पर सदस्य राज्यों में इन कार्यों को कराने के लिए सहयोग की भावना का नितांत अभाव पाया जाता था। इटली के अबिसिनिया के आक्रमण करने पर उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इसका 50 राष्ट्रों ने समर्थन भी किया। यदि सैनिक कार्यवाही की प्रश्न उठता तो शायद अधिकांश राष्ट्र इसका भी समर्थन करते, परंतु ये आर्थिक प्रतिबंध अधूरे थे। इटली में तेल का आयात नहीं रोका गया था, उसके लिए स्वेज नहर भी बंद नहीं कराई गई थी। मुसोलिनी ने स्पष्ट कह दिया था कि यदि तेल बंद कर दिया गया हो तो यह कार्य शत्रुतापूर्ण समझा जाएगा। इंग्लैंड तथा फ्रांस के नेताओं ने यह समझौता कर लिया था कि इटली को जर्मनी के साथ मिलने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि मुसोलिनी को अफ्रीका में आबाद गति से बढ़ने दिया जाए। इसलिए शुमा महोदय ने इटली के विरुद्ध लगाए गए इन प्रयत्नों को कोरा ढोंग बताया है।
सभी राष्ट्रों के सामूहिक सहयोग से आर्थिक प्रतिबंध सफल हो सकते थे। महाशक्तियों में से अमेरिकी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं हुआ था। जर्मनी तथा जापान ने इसकी सदस्यता का परित्याग कर दिया था। इटली स्वयं आक्रमणकारी था, अतः इस समय राष्ट्र संघ में केवल इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ही 3 बड़े राष्ट्र रह गए थे। इनमें भी इटली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सहयोग नहीं था। इन महाशक्तियों में से कोई भी एकमात्र सिद्धांत की रक्षा के लिए इटली से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। इंग्लैंड के विदेश मंत्री सैमुअल हैग तथा फ्रांस के विदेश मंत्री लावल ने यह गुप्त समझौता कर लिया था कि इटली का प्रश्न ऐसा नहीं है, इसके लिए उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। अतः उन्होंने इटली में तेल के आयात को न रोकने तथा उसके लिए स्वेज नहर न बंद करने का निर्णय कर लिया। इस प्रकार सदस्य राज्यों के असहयोग राष्ट्र संघ के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इसकी असफलता का एक और 5वां जो हमारा महत्वपूर्ण कारण है वह है राष्ट्र संघ के पास अंतर्राष्ट्रीय सेना का न होना। आक्रमणकारी देशों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राष्ट्र संघ के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय सेना नहीं थी। आवश्यक पड़ने पर उसको अपने सदस्य राज्यों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। वह अपने सदस्य राज्यों से सेना भेजने के लिए प्रार्थना ही कर सकता था, उनको बाध्य नहीं कर सकता था। सदस्यों की सहायता देने अथवा ना देने की बात उनकी इच्छा पे निर्भर करती थी। अब राष्ट्र संघ की असफलता का जो 6वां महत्वपूर्ण बिंदु है वह है राष्ट्र संघ के संविधान का दोष। राष्ट्र संघ की कार्य पद्धति बहुत जटिल थी। छोटी छोटी बातों के लिए भी लंबे लंबे वाद विवाद हो जाते थे। प्रत्येक निर्णय के लिए राष्ट्र संघ को बड़े सदस्यों की सर्वसम्मत होना आवश्यक था, परंतु इसके सदस्यों का सर्वसम्मत होना बहुत कठिन कार्य था, जो इसके संविधान का एक महत्वपूर्ण दोष कह सकते हैं। इसके अलावा इसका जो 7वां पॉइंट है, जो 7वां बिंदु, वह है फ्रांस की नीति। फ्रांस राष्ट्र संघ का समर्थक था। वह उसको नए यूरोप का दुर्ग समझता था, परंतु परीक्षा के समय फ्रांस ने शिथिलता का प्रदर्शन किया। उसको यह विश्वास हो गया कि राष्ट्र संघ द्वारा सुरक्षा संभव नहीं है, अतः उसने इटली के साथ एक संधि कर ली। इससे उसे इटली की ओर से सीमा संबंधी झगड़ों तथा उत्तरी अफ्रीका के औपनिवेशिक झगड़ों का भय नहीं रहा। इस संधि की रक्षा के लिए वह इटली के विरुद्ध कठोर व्यवहार कर उसको अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। उसको यह भी भय था कि यदि इटली के साथ कठोरता का व्यवहार किया गया तो जर्मनी की गोद में जा बैठेगा। फ्रांस इंग्लैंड को भी अपने से अलग नहीं करना चाहता था। राइन नदी के पार के झगड़े में उसके लिए इंग्लैंड के सहयोग की आवश्यकता थी। इसके साथ साथ राष्ट्र संघ के प्रति अपने कर्तव्यों को भी वह खुले रूप से उपेक्षा नहीं कर सकता था। इस प्रकार इस समय उसकी अवस्था बहुत शोचनीय थी। इसी से वह इटली के विरुद्ध कठोर प्रतिबंध लगाने के विरोध में था तथा साथ साथ कुछ सीमा तक इंग्लैंड को प्रसन्न करने के लिए उसका समर्थन भी कर रहा था। इस प्रकार इटली के विरोध में फ्रांस ने पूरी तरह से इंग्लैंड का साथ दिया। इसका 8वां महत्वपूर्ण बिंदु है आर्थिक मंदी। 1930 को विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण प्रायः प्रत्येक देश की अव्यवस्था फैल गई थी। इनमें से प्रत्येक देश को अपने देश के हितों की चिंता सबसे अधिक हो गई थी। इसने अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत को बहुत गहरा धक्का लगा। आर्थिक मंदी के कारण रूस पूंजीवाद का विरोधी हो गया। पूंजीवादी देश रूस के विरोधी हो गए। उन राष्ट्रों में रूस विरोधी जर्मनी, इटली तथा जापान के प्रति तुष्टीकरण के सिद्धांत का पालन किया। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विनाशकारी साबित हुआ। राष्ट्रसंघ की असफलता के लिए हमारा 9वां महत्वपूर्ण बिंदु होगा उग्र राष्ट्रीयता की भावना का प्रधानता। महायुद्ध का प्रधान कारण
उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी, परंतु इसके बाद भी राजनीतिज्ञों ने इस भावना का पूर्ण परित्याग नहीं किया। अवसर पड़ने पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयता का परित्याग कर राष्ट्रीयता के सिद्धांत को ही महत्व दिया। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य यह था कि विभिन्न देश युद्धों का बहिष्कार कर पारस्परिक वार्ता से ही अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। यह सिद्धांत बहुत उच्च और महान था, परंतु इसकी पूर्ति नहीं हो सकी। प्रत्येक देश अपनी प्रभुसत्ता को सर्वोच्च समझता रहा और कोई भी राष्ट्र संघ का तनिक भी अंकुश अपने ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार राष्ट्र संघ की असफलता का बहुत कुछ उत्तरदायित्व राष्ट्रीयता की उग्र भावना को माना जा सकता है। इसका 10वां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है महाशक्तियों की विभिन्न विरोधी दृष्टिकोण। राष्ट्र संघ का उद्देश्य शांति स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना था, परंतु राष्ट्र संघ के प्रति महाशक्तियों के दृष्टिकोण परस्पर विरोधी थे। फ्रांस इसको वर्साय संधि का संरक्षक तथा जर्मनी से सुरक्षा पाने का साधन समझता था। वह इसके द्वारा यथाशक्ति जर्मनी को दबाने का समर्थक था। जर्मनी से अपनी सुरक्षा के लिए ही फ्रांस ने एबिसिनिया की रक्षा की उपेक्षा की। इंग्लैंड को सबसे अधिक चिंता अपने व्यापारिक हितों की थी, इसी से वह जर्मनी के प्रति उदार नीति का समर्थक था। जर्मनी आदि पराजित राष्ट्रों को प्रारंभ में राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनाया गया था, अतः वे इसके विरोधी थे। पश्चिम के राष्ट्र रूस की साम्यवादी सरकार से घृणा की दृष्टि रखते थे, अतः रूस भी राष्ट्र संघ का विरोधी था। इस प्रकार कोई भी राष्ट्र सच्चे अर्थ में राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखता था। प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसका उपयोग करना चाहते थे। राष्ट्र संघ की असफलता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है वहां के सदस्यों का जनता के प्रतिनिधि ना होना। राष्ट्र संघ के सदस्य जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। उनका चुनाव विभिन्न देशों में जनता द्वारा नहीं होता था, वे अपनी अपनी सरकारों द्वारा मनोनीत होते थे। इसलिए ये जनता के प्रतिनिधि ना होकर अपनी सरकारों के प्रतिनिधि थे, जो इसकी असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। साथ ही साथ इसकी असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण और भी था, जो था अधिनायकवाद का उदय। 1930 के पश्चात यूरोप के कई देशों में अधिनायकवाद का उदय हुआ। ये वार्ता के स्थान पर सेना को ही महत्व देते थे। ये पार्श्विक शक्ति के समर्थक थे। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर, स्पेन में जनरल फ्रैंको इसी प्रकार के अधिनायकवादी थे। जापान में भी सैनिकवाद तथा अधिनायकवाद की भावनाएं कार्य कर रही थीं। इन सभी अधिनायकों ने राष्ट्र संघ को छोड़ दिया और खुले आम छोटे छोटे राष्ट्रों का अपहरण करना प्रारंभ कर दिया। राष्ट्र संघ के लिए यह खतरे का चिन्ह था। 1936-37 में इन अधिनायकों ने रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी की स्थापना की। प्रारंभ में इसमें इटली, जर्मनी और जापान सम्मिलित थे। कालांतर में स्पेन, मानचुकाओ भी इस संघ में शामिल हो गया। इस प्रकार अधिनायकवाद का उदय राष्ट्र संघ के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इस प्रकार से कुल 12 बिंदु हैं जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। इन 12 बिंदुओं के कारण राष्ट्र संघ असफल हुआ। हम एक बार पुनः उन बिंदुओं को दोहराना चाहेंगे। वर्साय संधि के संबंध में जो विभिन्न देशों के विचार थे वो उसकी असफलता का प्रमुख कारण बना। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं होना, ये इसकी असफलता का प्रमुख कारण बना। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह है सार्वभौमिकता का प्रभाव। सभी तरह से हम देखते हैं कि सार्वभौमिकता नहीं प्रदान की गई। वो जो राष्ट्र संघ था वह सीमित हो गया, उसकी जो दायरे थे वो बहुत सीमित थे। उसमें सभी देश उसकी मान्यता का त्याग कर रहे थे, जिसकी वजह से सदस्यता छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से राष्ट्र संघ की असफलता का महत्वपूर्ण कारक बना। चौथा महत्वपूर्ण कारक था राष्ट्र सदस्य राज्यों का असहयोग। उसके अलावा हमारा एक महत्वपूर्ण कारक राष्ट्र संघ के पास अंतर्राष्ट्रीय सेना का अभाव था। राष्ट्र संघ के संविधान का ना होना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। फ्रांस की नीति
जो थी वो सुरक्षात्मक थी, वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक मंदी का प्रभाव तो उस पर पड़ा ही। उग्र राष्ट्रीयता की भावना को प्रधानता दी जा रही थी। महाशक्तियों के विभिन्न दृष्टिकोण जो थे वो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध थे। राष्ट्र संघों के सदस्यों की जनता के प्रतिनिधि ना होना और अधिनायकवाद का उदय, इन 12 प्रकार के बिंदुओं को अगर हम ध्यान से समझें तो हम पाते हैं कि राष्ट्र संघ का निर्माण तात्कालीन परिस्थितियों में शांति स्थापना के उद्देश्यों से किया गया, लेकिन उसे वो शक्ति प्रदान नहीं की गई। उसे केवल मित्र राष्ट्र यानी विजयी राष्ट्रों के द्वारा केवल उसे सत्ता और अपनी समृद्धि के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसलिए इसमें पराजित राष्ट्रों के सदस्यों का ना बनाना और एक प्रकार से अधिनायकवादी विचारधारा का फैलना और परस्पर जो बड़े शक्ति थी, बड़ी यूरोपीय शक्तियां, वो वे तुष्टीकरण की नीति का पालन कर रही थी और अपने अपने हितों को साधने में लगी हुई थी। ऐसी परिस्थिति में इसकी सफलता संदिग्ध होनी स्वाभाविक थी और हुआ भी ऐसा ही। आगे चलकर जब हिटलर ने आक्रमण कर दिया तो उसके पश्चात सारी बड़ी बड़ी शक्तियां उस युद्ध में कूद गई। जब उसने पोलैंड पे आक्रमण किया था पॉलिश गलियारे के बंटवारे को लेकर, तो जब इसके पश्चात सारी यूरोपीय शक्तियां उसमें कूद पड़ी तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से इस घटना के पश्चात राष्ट्र संघ पूरी तरह से विफल हो गया। वो उसका मूल उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना था, लेकिन वह इस कार्य में सर्वथा असफल साबित हुआ और राष्ट्र संघ विफल हो गया। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को यही विराम देना है। हमें उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझकर उसका उत्तर दे पाइएगा। अगर आपको इससे कोई संबंधित सवाल है तो आप मुझे अपने कमेंट्स में इसका सवाल पूछें और मैं आपको उसके सारे जवाब दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप यह विषय अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।